आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जल्दी कैसे करें, उसके सटीक कदम क्या हैं। इस प्रकार के दस्तावेज का अपोस्टिल जितनी जल्दी और आसानी से हो सके कैसे करवाएं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि इसे जल्दी कैसे करें। टेक्सास नाम परिवर्तन याचिका का अपोस्टिल, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिकॉर्ड योग्य मानते हैं, इसकी लागत क्या है? वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए आपको किन सटीक कदमों का पालन करना होगा? सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट द्वारा रिकॉर्ड योग्य दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज जैसे टेक्सास नाम परिवर्तन याचिका फॉर्म आप हमें ईमेल या फैक्स द्वारा नहीं भेज सकते। अपोस्टिल के लिए आपको अपनी याचिका की मूल या प्रमाणित प्रति हमें डाक से भेजनी होगी या हमारे पास जमा करनी होगी। ये हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। आपकी टेक्सास नाम परिवर्तन याचिका आदर्श रूप से दस्तावेज साल 2000 के बाद का होना चाहिए। अगर ये 1980 से 1999 के बीच का है तो 50-50 संभावना है कि टेक्सास इसे अस्वीकार कर दे क्योंकि ये काफी पुराना है। 1980 से पहले के दस्तावेज अपोस्टिल नहीं हो पाएंगे। आपको टेक्सास राज्य से एक नई वर्तमान वर्ष की प्रमाणित प्रति मंगवानी और प्राप्त करनी होगी। दूसरा, रिकॉर्ड योग्य दस्तावेजों का नोटरीकृत होना आवश्यक नहीं है और उन्हें नोटरीकृत नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी नोटरी पब्लिक किसी भी रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज की प्रति नहीं बना सकता और उसे आपके लिए नोटरीकृत नहीं कर सकता। आप केवल टेक्सास नाम परिवर्तन याचिका जारी करवाने के लिए टेक्सास राज्य की किसी सरकारी संस्था जैसे कि शहर या काउंटी क्लर्क के कार्यालय से ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक वहीं जहां वह आधिकारिक रिकॉर्ड घटना घटी थी। तो इस मामले में होने वाली घटना नाम परिवर्तन है, जिसमें शामिल हैं जन्म, मृत्यु, विवाह और तलाक। ये सभी रिकॉर्ड योग्य घटनाएं हैं। इस मामले में यह नाम परिवर्तन याचिका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लगभग ऐसा ही दिखेगा। ये इसके लिए है, हमने इसे खाली छोड़ दिया है। ओह, बेयर काउंटी, तो ये बेयर काउंटी के लिए है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें लिखा है नाम परिवर्तन, वयस्क का नाम बदलने का आदेश सही है। और फिर इसमें लिखा है बेयर काउंटी की जिला अदालत, ठीक है। और फिर ठीक यहाँ उस काउंटी व्यक्ति का नाम लिखा होगा। और फिर नीचे यहाँ पर सारी जानकारी विस्तार से दी गई है, ठीक है। हम यहाँ केवल आपकी मदद कर सकते हैं अपोस्टिल और टेक्सास नाम परिवर्तन के मामले में। हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा नाम परिवर्तन पर अपोस्टिल प्राप्त करें। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो होने वाला है वह ये है कि हो सकता है आपने टेक्सास की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नाम परिवर्तन करवाया हो। ये कोई राज्य दस्तावेज नहीं है। हाँ, इसमें लिखा है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास, लेकिन ये एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, टेक्सास नहीं। आप फेडरल कोर्ट से टेक्सास में अपोस्टिल नहीं प्राप्त कर सकते। ये केवल ये स्टेट डिपार्टमेंट में ही होगा। यहाँ लिखा है यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सिटीजन इमिग्रेशन सर्विसेज। तो आपको सबसे पहले ये दस्तावेज यहाँ से लेना होगा, जिसे डीओजे में भेजना होगा। आपको एक नई प्रमाणित प्रति लेनी होगी और फिर और केवल तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर संभव हो तो फेडरल स्तर पर, राज्य स्तर पर नहीं। हमें वॉशिंगटन डीसी के माध्यम से जाना होगा इसे प्राप्त करने के लिए। हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। और इसमें लिखा है, जैसे कि हमने यहाँ नीचे बताया है, हम आपकी उसी दिन राज्य स्तर पर एक दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन नाम बदलने के लिए फेडरल अपोस्टिल प्राप्त करने में वास्तव में 3.5 से 4 महीने का समय लगेगा। तो आपको इसके लिए डीओजे से गुजरना होगा। तो यहीं पर हम इसे यहीं समझाते हैं। आपको यूएस में फाइल करना होगा। वॉशिंगटन डी ड्यूसी के जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार आपको डिप्टी क्लर्क के असली पेन से किए गए हस्ताक्षर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। नाम परिवर्तन की याचिका के शीर्ष पर अदालत का नाम और उस पर अदालत की उभरी हुई मुहर होना अनिवार्य है। और नाम परिवर्तन की याचिका मूल होनी चाहिए और नोटराइज्ड नहीं हो सकती। तो ये जानकारी हमारे डी.सी कार्यालय से है। तो आपको ये 4 आवश्यकताएं यहीं पूरी करनी होंगी। तो सबसे पहले जो आपको करना होगा, इसमें 3.5 से 4 महीने लगेंगे। आपको डीओजे जाकर सील वाली नाम परिवर्तन याचिका प्राप्त करनी होगी। एक बार जब आप उसे हमें डाक से भेज देंगे तो हम आपके लिए फेडरल अपोस्टिल प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान में दिसंबर 2025 तक फेडरल प्रक्रिया में कम से कम 7 से 9 कार्य दिवस लग रहे हैं, जिसमें सप्ताहांत शामिल नहीं है। कोविड के बाद उन्हें फिर से खुले सिर्फ 1 साल से थोड़ा अधिक हुआ है। वे अब शुक्रवार को नहीं खुलते और सप्ताह में केवल 4 दिन ही खुले रहते हैं, जबकि पहले वे 5 दिन खुलते थे। तो जब हम उनके पास जमा करते हैं तो 7 9 वर्किंग डेज लगते हैं और वे सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक ही खुले रहते हैं, सोमवार से गुरुवार तक। वास्तव में वे महीने में केवल 16 घंटे ही खुले रहते हैं। तो ये है कि इसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे।
फेडरल अपोस्टल मिल जाने के बाद आप न्याय विभाग जाकर और फिर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फेडरल नाम परिवर्तन करवाएं। तो बस सभी आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि आप इसे प्राप्त कर सकें। अपने टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाकर नीचे दिया गया ऑनलाइन फॉर्म भरें। इसे प्रिंट कर हमें मेल करें या छोड़ जाएं। साथ ही एक प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल भी दें ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या आपकी पसंद के किसी भी पते पर वापस भेज सकें। अगला है स्टेप नंबर 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये स्टेप 2 है। इसमें सब कुछ शिपिंग के बारे में होगा और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हमसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात हमसे अक्सर पूछा जाता है और ये हमारे एफएक्यूज में भी है कि हम दस्तावेज भेजने के लिए किसको सुझाते हैं, और उसका जवाब है बिना किसी संदेह के, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, फेडेक्स। हम पिछले 16 सालों से शिपिंग कर रहे हैं। हमने 6 महाद्वीपों में शिपिंग की, बस अंटार्कटिका नहीं। उम्मीद है वह भी मिल जाएगा। हम 16 सालों से दुनिया भर में शिपिंग कर रहे हैं और डीसी ऑफिस से सिर्फ फेडेक्स इस्तेमाल करते हैं। जब हम संघीय दस्तावेज और दूतावास के दस्तावेज भेजते हैं और पिछले 16 सालों के दौरान फिर से भगवान न करे फेडेक्स ने कभी भी हमारा कोई भी पैकेज न तो खोया है और न ही उसे इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम उन्हें प्राप्त न कर सकें। एपोस्टल्स, और वे आसानी से सबसे किफ़ायती भी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 बड़े कैरियर्स में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते क्योंकि वे गलत तरीके से शिपिंग करते हैं, और हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आप ये कैसे करते हैं, कैसे बड़ी बचत करते हैं और आपको फेडेक्स का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो आपको फेडेक्स वन रेट इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते और बस फेडेक्स चुनकर महंगा कोटेशन पाते हैं, जिससे वे अंत में यूपीएस या यूएसपीएस चुन लेते हैं। फेडेक्स वन रेट का उपयोग करें। हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसे कैसे करना है इन लंबे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स देखना चाहें और उस पेज को पढ़ें, वह लंबा पेज, तो वह आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आप इसे फेडेक्स और यूपीएस के लिए यहीं कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए ऑस्टिन सेंट्रल टेक्सास में है, जब हम अपने दस्तावेज पूरे देश में जितना दूर हो सके वाशिंगटन डीसी के अटलांटिक महासागर तक भेजते हैं, तो अभी हमें 2 दिन की फेडेक्स के लिए केवल $10 और 95 सेंट खर्च आता है। हम टेक्सास में इतनी कीमत में तो सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। जब हम अक्सर कोटेशन करते हैं तो यूपीएस उसी पते पर उसी स्पीड के साथ उसी डिलीवरी के लिए $40 से ज्यादा लेता है, और यहां तक कि पोस्ट ऑफिस भी $23 से ज्यादा लेता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस 2 गुना और यूपीएस 4 गुना से ज्यादा महंगा है, पर आपको फेडेक्स वन ही चाहिए, है ना? तो यही है वो राज, छोटा सा राज। बस यहां क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या यूरोप में फेडेक्स या यूपीएस से भेजना काफी महंगा पड़ता है। वहां आपको डीएचएल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम डीएचएल स्वीकार करेंगे। बस इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि उनके ऑफिस नहीं है, तो इसमें 1 दिन की देरी हो जाएगी क्योंकि आमतौर पर पार्सल मिलने के अगले दिन ही हम उसे छोड़ देते हैं। तो यही हमारी सलाह है, वहाँ जाइए। इनमें से कोई भी आपको इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया बताएगा और आप इसे दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ये लेबल अपने अपार्टमेंट से, अपने घर से या जहाँ भी हैं, वहीं से बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप बस लेबल को प्रिंट कर लें और अपने दस्तावेज़ों के साथ उसे भेज दें, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं क्योंकि ये हमेशा एक पीडीएफ ही होगा, और इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप मूल पीडीएफ डाउनलोड करें। ये वर्ड फाइल नहीं हो सकती। फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल बनाते समय हमेशा पीडीएफ डाउनलोड के लिए देते हैं। बस उस पीडीएफ को प्रिंट करके अपने दस्तावेजों के साथ हमें भेज दें, या अगर कोई और आपके दस्तावेज भेज रहा है तो आप हमें वह पीडीएफ ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में, अगर आप टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या रिकॉर्ड्स जो ऑस्टिन में एक ही जगह है से संपर्क करते हैं, तो वे सभी 254 काउंटियों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां बनाते हैं। हमारे बहुत से ग्राहक नया जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र ऑर्डर करते हैं जिसकी उन्हें विदेश के लिए ज़रूरत होती है, और वे टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स से सीधे हमें वह दस्तावेज मेल करवा देते हैं क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और या दुनिया में कहीं भी स्थित होते हैं, और उनके लिए उस दस्तावेज को इतनी दूर भेजना, उसकी शिपिंग लागत और यूरोप या चीन या कहीं और पहुंचने में लगने वाला समय, ये सब व्यावहारिक नहीं है। आप जानते हैं, दुनिया में कोई भी हो, वे बस हमें भेज देते हैं या फिर स्थानीय स्तर पर भी भेज सकते हैं। अगर आप विवाह लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री करवा रहे हैं, तलाक प्रमाण पत्र या इस तरह की कोई चीज़, वो केवल काउंटी या सिटी स्तर पर ही की जा सकती है। तो आप जानते हैं, ऑस्टिन में ट्रेविस, हैरिस, डलास, टैरेंट या बेयर जैसी किसी भी काउंटी से, चाहे वो टेक्सास में हो, आप उनसे अपने तलाक के दस्तावेज मेल करने के लिए कह सकते हैं। वे विवाह, जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्र सीधे हमें भेज सकते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपना पता, अपना नाम वहाँ नहीं डाल सकते।
हमारे साथ ऐसा कुछ बार हो चुका है और लोग और वो वापस भेज दिया गया है। आपको हमारा फिर से कह रहा हूँ, यह सामान्य समझ है, लेकिन आपको हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा पता वहाँ डालना होता है। आप सोचते हैं कि यह सामान्य समझ है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वे अपना नाम डाल रहे हैं। जब वे इसे काउंटी या राज्य से ऑन ऑर्डर कर रहे हैं, तो वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। तो वे अपना पता या हमारा पता और अपना नाम डाल रहे हैं। अरे! ऐसी कोई चीज़ नहीं है और इसीलिए हमारा ऑफ़िस डेस्क के लिए साइन नहीं करेगा क्योंकि वे लीज़ पर नहीं हैं। हम अपना ऑफ़िस करीब 67 अलग-अलग अन्य व्यवसायों के साथ साझा करते हैं, आप जानते हैं, जो एक ही परिसर में स्थित हैं और वहाँ एक साझा रिसेप्शन है और वे दस्तावेज़ों के लिए साइन करते हैं और दस्तावेज़ स्वीकार करते हैं वगैरह। लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि लीज़ पर कोई नहीं है, उस पर हमारा नाम होना चाहिए, इसलिए इसे लौटा दिया जाएगा, जो एक समस्या होगी। यदि आप यूरोप या कहीं बाहर से टेक्सास दस्तावेज़ भेजते हैं, तो वे वापस आ जाएँगे। तो कृपया सुनिश्चित करें, आपको उस पर हमारा पता डालना होगा। अगर आप चाहें तो आप हमारी कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं और फिर आप अटेंशन टू लिखकर अपना नाम भी डाल सकते हैं। फिर हमारा पता और फ़ोन नंबर, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि भेजते समय उस पर हमारा नाम अपोस्टिल टेक्सास ज़रूर हो। सुनिश्चित करें कि वह उस पर लिखा हो। और दूसरी बात प्रीपेड शिपिंग लेबल की है। दस्तावेज़ अपोस्टिल हो जाने के बाद हमें अपना प्रीपेड शिपिंग लेबल प्रदान करें, जिसे आप ईमेल कर सकते हैं। आप अपने दस्तावेज हमें डाक से भेज सकते हैं या ऑस्टिन में खुद आकर जमा कर सकते हैं। जमा करते समय एक शिपिंग लेबल साथ लाएं। याद रखें कि अपोस्टिल केवल ऑस्टिन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप इसे ह्यूस्टन, डलास, एल पासो, सैन एंटोनियो या कहीं और नहीं करवा सकते। तो अगर आप दस्तावेज जमा करने जा रहे हैं, जो हम करने की सलाह नहीं देते और हम तीसरे चरण में बताएंगे कि क्यों, लेकिन फिर भी आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी जमा कर सकते हैं। लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको अपना नाम डालना होगा, फ़ोन नंबर और पता या किसी सहकर्मी, दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी व्यवसाय का नाम डाल सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डालते हैं, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि फिर फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज देंगे, अगर ये कस्टम से होकर जाता है। या और भी कारण हो सकते हैं, अगर आपकी शिपिंग के लिए वे ज़्यादा शुल्क लेना चाहें, जैसे आपने पूरा भुगतान नहीं किया हो। तो ये ऊपरी बाएँ कोने में होता है। तो जब आप कह रहे हैं, ये एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और वो पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, हम शिपर नहीं हैं, हम इम्पोर्टर नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं, आप या इम्पोर्टर अगर ये विदेश जा रहा है जैसे किसी और देश में, तो आपको वही जानकारी डालनी है जो भेजने वाला भेज रहा है, लेकिन आप हमारा नहीं डाल सकते। ये ऑस्टिन, टेक्सास से आ रहा है, लेकिन हम केवल इसे ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। अगर आप हमें अपनी जानकारी वाला शिपिंग लेबल देंगे, तो हम दस्तावेज़ वापस नहीं भेजेंगे, खासकर अगर वो दूसरे देश जा रहा हो। हम आपको ईमेल और संपर्क करके नया शिपिंग लेबल देने के लिए कहेंगे। हमने वीडियो बनाए हैं, हमने स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं। हम आपको बताते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको हमें एक नया लेबल देना होगा जिसमें किसी और का पता हो। फिर से, इसका कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये केवल तभी मायने रखता है जब फेडेक्स उसे खो दे। यानी आपने जो पता डाला है वह मौजूद नहीं है। फिर वे उसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप वैसे भी नहीं चाहेंगे कि वह हमारे पास वापस आए। आप चाहेंगे कि वह आपके पास या किसी और के पास वापस जाए, जैसे कोई दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या वकील। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि शिपिंग लेबल पर हमारा पता नहीं होना चाहिए और यही बात हम यहाँ समझा रहे हैं। इन दोनों पर भी यही लागू है और अगर ये विदेश भेजा जा रहा है, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस बनाना पड़ डीएचए का। तो ये सभी देशों के लिए नहीं है, पर लगभग सबके लिए है। जब आप दस्तावेज़ भेजते हैं, तो इसे कभी-कभी कस्टम्स या कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। आप बस कस्टम्स के ज़रिए इसे दूसरे देश भेज रहे हैं। लोकल शिपिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कनाडा, यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट या साउथ अमेरिका जैसे देशों में भेज रहे हैं, तो उन्हें जानकारी चाहिए होगी कि अंदर क्या है। आप यहाँ फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए प्री-फ़ील्ड टेम्पलेट्स हैं, जिन्हें हमने फेडेक्स और यूपीएस के मैनेजर्स के साथ मिलकर तैयार किया है, ताकि गैर ज़रूरी चीज़ें हट सकें और कोई भ्रम ना रहे। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ये सब आपके लिए भर दिया है, आपको बस अपनी जानकारी और पता भरना है, फिर साइन और तारीख डालनी है, बस इतना ही। और फिर आप इसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं या जब आप अपने दस्तावेज़ हमें देने आएँ तो साथ में जमा कर सकते हैं, जब हमें इसे वापस करना हो। ये दोनों यहीं से जाएँगे। कुछ देशों के लिए यह मायने नहीं रखता, जैसे मेक्सिको के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बस सुरक्षा के लिए इसे करते हैं। और हम इसे डाक से भेजते समय पैकेज के साथ ही कस्टम इनवॉइस भी रख देंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है। कम से कम दस्तावेज़ों और पैकेजों के मामले में तो वे ध्यान रखेंगे, आपको सीमा शुल्क चालान की आवश्यकता होगी। लेकिन जब दस्तावेज़ों की बात आती है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊँगा और अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए आ रहे हैं, तो हमारी वर्तमान प्रोसेसिंग समय सीमा।
जो आज 30 नवंबर 2025 की है, उसी के अनुसार रहने वाली है। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और उसे प्रिंट करना होगा, जिसके लिए आपको नीचे यहाँ क्लिक करना है, ठीक यहाँ, इस पर। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जिसमें हम बताएँगे कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी देंगे। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ मेल करने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में भी बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ़ ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूँ, खासकर उसी दिन की सेवा के लिए। इसका मतलब है कि अगर हमें आपके दस्तावेज़ मिल जाते हैं, तो हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फ़ाइल करेंगे। दोपहर 12 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम सोमवार से शुक्रवार बिना किसी संघीय या राज्य अवकाश के, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ़िस खुला हो और वे संघीय और राज्य अवकाशों के अलावा भी बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए वे अगले सोमवार को बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये सरकारी छुट्टी नहीं है, फिर भी वे इस हफ्ते और क्रिसमस पर 3-3 दिन बंद रहेंगे, जो पहले ही घोषित है। क्रिसमस ईव से पहले वाला दिन, क्रिसमस ईव जो संघीय अवकाश नहीं है, जब भी वे कार्यालय बंद होने पर हम दस्तावेज़ दाखिल नहीं कर पाएँगे। ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी फाइलिंग तभी कर सकती है जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफ़िस खुला हो। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट रहना चाहता हूँ। तो अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार से शुक्रवार जब वे खुले होते हैं, केंद्रीय मानक समयानुसार 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देंगे। अगर हमें वे दस्तावेज़ 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल कर देंगे। फिर उनकी टर्न अराउंड समय सीमा के अनुसार जो बदलती रहती है, हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी दस्तावेज़ प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है, उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यहीं लिखा है, वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊँगा। तो नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेज अपोस्टिल करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है? उदाहरण के लिए, अगर हमें आपके कागजात डाक या दोपहर 12 तक ड्रॉप ऑफ से मिल जाएं, तो हम दस्तावेज फाइल कर देंगे। ये संभव है, पर हमेशा नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपको अपोस्टिल जारी कर सकते हैं। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन इसे फाइल करेंगे और वे भी संभवतः उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं और हम उसी दिन आपको वापस डाक से भेज देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन ऑफ से पहले या उसी समय मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन इसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस पर वे यह कर सकते हैं, जो कि 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और आपके पास डाक से वापस भेजा जाएगा। तो ये सबसे अच्छा स्थिति है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, चाहे आप डाक, यूपीएस या फेडेक्स से भेजें या खुद शाम 5 बजे से पहले ऑफिस आकर जमा करें, लोग अक्सर सोमवार को ठीक 5 बजे से पहले दस्तावेज दे जाते हैं। हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, यानी हम केवल अगले दिन ही इसे फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन में। वे इसे 1 या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार तक आपको वापस भेज देंगे। अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे वह दोपहर से पहले मिले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार तक हो जाएगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कि ज़ॉम्बी प्रलय या एलियन आक्रमण न हो जाए,
अगर आप इसे सोमवार को भेजते हैं तो ये गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। चाहे स्थिति कैसी भी हो, ये सोमवार को ही आपको वापस भेजा जा सकता है। तो इसे एक बार फिर से समझ लें। मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे ऑस्टिन स्थित मुख्य कार्यालय आकर दस्तावेज जमा करते हैं तो यह डाक से भेजने से तेज नहीं है। चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिलें या डाक से, दोपहर से पहले या बाद में टर्न अराउंड टाइम एक ही रहेगा। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते और ये सोचकर आते हैं कि उनका काम उसी दिन पूरा हो जाएगा, और ये संभव नहीं है। ये फैसला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है? और ये कीमतें आज की तारीख की हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 2027 या 2028 में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर ना जाएं, बल्कि जो यहाँ लिखा है उसी को देखें। जो भी यहाँ लिखा है, ठीक यहाँ इस समय जो भी लिखा है वही मान्य है। यही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए, अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है तो इसकी कीमत $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे पास अपने फॉर्म है और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस आपको यही देना है। और अगर एक से अधिक दस्तावेज हैं तो उसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95, 2 दस्तावेजों के अपोस्टिल के लिए $170, 3 के लिए $245 और इसी तरह आगे शुल्क लगता है। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें हैं। हमारे पास बस यही है। हर अतिरिक्त दस्तावेज के $75 प्रति दस्तावेज लगेंगे। जब आप ऑन ऑर्डर के लिए तैयार हों तो इस बटन को दबाएं और यह आपको टेक्सास अपोस्टिल के ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। फिर से, यह केवल टेक्सास के लिए है। संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। इसलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि, इस तरह के सामान। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।